नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड 05 में। आज की खुराक में हम बात करेंगे मन लगाकर सुनाई करो और पढ़ाई करो। इसमें देखिए, कोई भी व्यक्तित्व है, दूसरा टॉपिक होता है और साथ में जैव विविधता, संगीत इंडस्ट्री, मॉरिशस मैप, G20, हिंदी अनुप्रयोग, तार्किक संख्या और सहायक केंद्र है। इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, मन लगाकर सुनो और कोई व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, आपको मोटिवेट करेगा, वो आगे लेकर जाएगा। तो मन लगाकर सुनते हैं, देखते हैं ये क्या करता है कि आप लोग जो है, आपका हेडफोन होना चाहिए मोबाइल में और उसके बाद सुनते रहिए और पैर को शांतिपूर्वक रखते रहिए। इस तरह से आप मोटिवेट रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं। कोई व्यक्तित्व में क्या है, कोड व्यक्तित्व है, जिसमें देखिए, सुगंध के बिना पुष्प और तृप्त के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म, प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। ऐसा क्यों होता है? सुगंध के बिना पुष्प, अगर पुष्प है तो उसमें सुगंध होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चारों तरफ आपको फैलना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जब आपके हिसाब का कोई व्यक्ति मिलता है तो आप लगातार बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अगला वाला आदमी या अगला वाला व्यक्ति क्या आपके सामने रिएक्ट करेगा। अगर वो महक आपके सामने मैचिंग करता है तो आप लगातार उससे इंटरेक्ट करते रहेंगे। यही होता है तृप्ति के बिना प्राप्ति नहीं होती। अगर वो तृप्त लगातार वो मेंटेन्स रखेगा, बनाए रखेगा, तो वो आपको प्राप्त होता रहेगा। इस तरह से आपका ध्येय, आपका कर्म जुड़ा रहेगा। तो आप लगातार किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क में उस दोस्त से बात करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जीवन आपका पूरा सफल होगा, जीवन आपका व्यर्थ नहीं होगा। अगर प्रशंसा ही नहीं होगा या फिर प्रसन्न नहीं होंगे तो व्यर्थ होगा। तो कुल मिलाकर यही बात है कि आपको प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ कहाँ पर हमने पॉइंट किया है, आप पुष्प होने चाहिए और प्राप्ति होनी चाहिए, आपको कर्म होना चाहिए और साथ में प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें संभव हैं। पुष्प का मतलब होता है पॉजिटिव वाइब्स, जो होता है, जो आवाज़ें होती हैं वो हमेशा आपके एटमॉस्फेयर में गूंजती रहती हैं और उस चीज़ को पाने के लिए हम लोग भरकस कोशिश करते हैं और कर्म उसके साथ में लगा होता है, जिससे हम हमेशा खुश रहते हैं। कभी काल क्या होता है, जीवन हमेशा उदास में रहता है, लेकिन हम लोग हमेशा टाइट रहते हैं, क्योंकि हम लोग आर्मी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ये आर्मी जो बॉर्डर पर रहते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, अपने देश की रक्षा करते रहते हैं। वैसे हम लोग भी हैं, अपने किताबों में, अपने दोस्तों की यारों में, अपने परिवार की यारों में हमेशा खुश रहते हैं, ताकि कोई दुख ना हो या फिर हमें दुख कोई ना पहुंचाए। और हो सके तो अपने दुख को शेयर ना करें, अपने तक ही सीमित रखें। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करें, नेगेटिव थॉट्स को आने न दें। इस तरह से आप अपने खुद को मेंटेन्स कर पाएंगे, आगे चल करके विकसित हो पाएंगे। तब तक ये कोड व्यक्तित्व यहाँ से समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जैव विविधता के बारे में सोचेगा। जैव विविधता यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ चीज़ें आई थी उस समय में, आज के हाल का डेट है, यानी कल होने वाला ये फीचर्स में। तो वहाँ पर एक न्यूज़ है, उसके बारे में छत्तीसगढ़ वेटलैंड के बारे में बात करेगा कि वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, पशु पक्षियाँ कैसी हैं, उसके बारे में ये समझेगा। देखिए, जैव विविधता जो है, जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित जीवन का विविधता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। जीवन क्या है उसके बारे में अगर हम मच्छर से बात करें या पशु से बात करें या फिर चिड़ियों से बात करें या फिर कीड़े मकोड़ों से जो चहकते हैं, उस सभी में विविधताएं पाई जा रही हैं। वो अनेक प्रकार की क्वालिटीज़ हैं। उस संयोग में आप एक निर्माण कर रहे हैं, वो क्या है, विधिवत परिवर्तनशील हो रहे हैं। आपकी आवाज़ों में, आपके चारों तरफ सुन रहे होंगे कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं, पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं या नदी नालों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो एक दूसरे में परिवर्तित हो रही हैं। तो यानी वो चल रही हैं और उस चीज़ को दर्शा रही हैं कि आप स्वयं को सुन पा रहे हैं। इस तरीके से विविधताओं को ये चीज़ें बताती हैं। इसको जो भीष्म पितामह थे वो थे एडवर्ड एस्पोर्ट
विल्सन, जिसको E.O. विल्सन कहते हैं, वो जर्मन के थे, इसलिए वहाँ के जैव विविधता के बारे में रिसर्च किए। उनका बर्थडे था 29 दिसंबर 1993 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 दिसंबर 1993। ऐसा कोई व्यक्ति होगा आपके घर में जो 1993 में ही जन्मा होगा, जैसे कि आपके ताऊ होंगे या फिर चाचा होंगे, जो भी होगा 1993 से आप कनेक्ट करेंगे और जैव विविधता के बारे में वो अच्छी तरह से कनेक्टेड होंगे। वो सजीव चीज़ों निर्जीव चीज़ों के बारे में स्टडी करते रहेंगे, यहाँ तक एटमॉस्फेयर में भी क्रिएशन के बारे में बातचीत करते रहे होंगे। तो यानी देखिए, ये एसएससी वाले या फिर बैंक्स वाले ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन करते रहिए। 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारत के जैव विविधता वाले पश्चिमी घाट कौन सा होता है? आपको पता ही होगा। पश्चिमी घाट दो तरह के घाट हैं, एक है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है, एक है यहाँ पर गुजरात होते हुए जो केरला जाता है, ये है। लेकिन हम बंगाल की खाड़ी में भी पश्चिम घाट देखते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है यानी बांग्लादेश जो है उसके लिए बनाया गया है, और भारत के लिए बांग्लादेश पश्चिमी घाट ये केरल और भारत के लिए बनाया गया है, यानी गुजरात के लिए बनाया गया। कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, हम दोनों डाउट एक साथ रख रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल है और साथ में ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। ऐसे ही हिमालयी घाट है इधर, यानी पूरा मैप आपको भारत और वर्मा के क्षेत्र में ये चीज़ें चारों तरफ बन रही हैं, पूरा मैप इस तरह से है, ठीक है, लोकेटेड है। तो सुंदर वन डेल्टा यहाँ पर मौजूद है। कौन सा है? ये मॉरिशस वाला एरिया है, जो आप देख पा रहे होंगे। मॉरिशस यहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ पर सिंगापुर है। तो इस तरीके से पूरा जैव विविधता पूरी तरीके से पृथ्वी पे आजू बाजू फैला हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो जैव विविधता है पूरे पृथ्वी पर भी उपलब्ध है, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं भारत के बारे में। तो चलिए अब देखिए, हम पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। जो ग्रैमी पुरस्कार है उसका जो संरचनाएं हैं कुछ ऐसा है। को देखिए, जो 170 का है, कुछ हाइट है इसकी 170 और उसका ब्रेथ लेंथ जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ग्रैमी जो है एक अवार्ड है, जैसे आपका पेन हो सकता है, आपका निब हो सकता है, आपका दोस्त 1 रुपये दे रहा है, आपको ट्रॉफी दे रहा है या फिर कुछ भी दे रहा है। तो वो जैव विविधता के बारे में तो बात करेगा कि वहाँ पर क्या मिला होगा, क्यों इसको दिया गया होगा। संगीत के बारे में वो किस तरीके से लोगों को प्रसन्न किया होगा, या फिर कुत्तों की धुन में वो कैसे मिलाया होगा। तो देखिए, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मैं उस तरीके को संगीत इंडस्ट्री से जोड़ रहा हूँ। देखिए, संगीत उद्योग में बिग 3 यानी वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह 3 बड़े पुरस्कार में दिए जाते हैं। तो क्यों 3 बड़े पुरस्कार में दिए जाते हैं? देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, संगीत जो है ना वो एक लय है। पहले तो लय किसके लिए बनाया हो गया होगा, एक जहाज जा रही होगी आपके सर के ऊपर से, ध्यान देते रहोगे, और एक है आप स्वयं इस सुन को सुन रहे होंगे, जो मेरी आवाज़ें हैं, कैसी मेरी आवाज़ें लग रही हैं इस समय। और एक है कुत्तों की आवाज़ें, पशुओं की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, या फिर एटमॉस्फेयर में कोई गड़बड़ी हो रही है, बादलों की गड़गड़ाहट, कुछ भी, उस सारे आवाज़ों को ये एक इंडस्ट्री इसको सिविलाइजेशन कर रहा है, पूरे इसको बना रहा है। तो इस तरीके से देखिए, जो कलाकार होते हैं उसको पहचाना जाता है और रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा इसको पुरस्कृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर पुरस्कृत जब होती हैं तो 3 तरह की चीज़ें आती हैं। कौन सा? अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स, ये 3 तरह के बिग 3। तो आप अमिताभ बच्चन की जी को बारे में जानते होंगे कि ये बिग 3 पुरस्कार, यानी बिग 3 क्यों होता होगा। बिग बी आप सुने होंगे, अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है, लेकिन बिग 3 ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, म्यूज़िक के लिए दिया जाता है 3 तरह के, अमेरिकन, ग्रैमी, बिलबोर्ड्स, ये चीज़ें दी जाती हैं। तो हम आगे चलते हैं, बिलबोर्ड्स किसको दिया गया है या फिर ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है, इसके बारे में अगर हम समझें तो यहाँ पर एक थे, कौन था? ये है रिकी केज। तो देखिए, रिकी केज जी को एक अवार्ड दिया गया था, जो देखिए केज की तरह दिख रहे होंगे, यहाँ पर इनकी दाढ़ियाँ हैं
बहुत दिखते हैं स्मार्ट में, लेकिन यह मोदी जी स्वयं है, इनको देखिए हैंड ओवर कर रहे हैं। तो आज ही के दिन मोदी जी इनको क्या किए हैं, एक ग्रैमी पुरस्कार दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किए हैं। ये जो है जर्मनी से कनेक्टेड है। ग्रैमी अवार्ड जो है जर्मन से रिसीव होता है और भारत इसको हैंड ओवर करता है उस पुरुष को। तो इस तरह से हम एक बात समझ सकते हैं, 61वां ग्रैमी पुरस्कार क्या होता है। तो ग्रैमी पुरस्कार वो जर्मनी जैसा दिख रहा है, जर्मनी अवार्ड से दिख रहा है। तो संगीत इंडस्ट्री से प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली एक सोने की परत चढ़ाई जाती है, यानी वो सोना हूबहू नहीं होता। देखिए, अगर आपको हम पेन दे रहे हैं या फिर आपको कल हम किताब देंगे या फिर हम वाईफाई का कनेक्टिविटी देंगे फ्री में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुरुपयोग करेंगे। हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे आप चल करके विशेष तौर पर आप काम करेंगे, उसके लिए हम पुरस्कृत करते हैं। कभी काल सोने की परत चढ़ाते हैं, कभी काल हम शिल्ड देते हैं, कभी काल हम पैसा देते हैं। तो किसी भी फील्ड में हम आपको दे सकते हैं। तो आगे चल करके आपका एक उत्कृष्ट, ये कलाकारों के लिए, संगीत के लिए दिया जाता है। यानी सोने की परत क्या है, आपको कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आप वर्क करते जाएंगे, आपको एक पुरस्कार मिलेगा। वो क्या होगा? सरकारी नौकरी होगी, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में फॉर्मेट बनेंगी और वो सोने की परत जैसा दिखेगा, लेकिन सोना रहेगा नहीं, क्योंकि आपके वजह में क्या रहेगा? दिन भर का लोड रहेगा, दिन भर का वर्किंग रहेगा। तो हो सकता है लोड रहो या अपलोड हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस डायरेक्शन में हैं। आप नेगेटिव वाइब्स ले रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। और या फिर आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, 61वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज को तीसरी बार पुरस्कृत किया गया है। रिकी केज को आप जान चुके होंगे हूबहू। तो इस तरह से देखिए, अब हम चलते हैं मॉरिशस में, और हम देखेंगे मॉरिशस का मैप में तो कैसा दिखता है मॉरिशस, उसके बारे में देखिए। मॉरिशस की जो राजधानी है, पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत हो गया, और यहाँ से कुछ दूरी पर आते हैं हम नाव से, बोट से, जहाज़ से। बहुत अच्छा दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना बेहतरीन है, आप यहाँ पर घूम सकते हैं। हमारे भारत के लोग कम से कम यहाँ 50% लोग रहते हैं, और हिंदू धर्म में या फिर और धर्म में भी लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदू ही हैं, और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। पहला मैप आपको पेश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मॉरिशस का जो राजधानी है पोर्ट लुइस है। तो और इसका जो मुद्रा है मोरिशियाई रुपया है। रुपया किसका है? भारत का है। लेकिन यहाँ पर रुपया क्यों आया है? क्योंकि पहले भारत का हिस्सा ही था। ये पूरा हिंद महासागर है, यहाँ से लेकर के पूरा हिंद महासागर है, और इसके रेंज में भी ये रुपए आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका दबदबा बना हुआ है, इसलिए मोरसियाई रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण जुगनाथ। देखिए, बिल्कुल जुगनाथ, यानी हिंदू धर्म से ही कनेक्टेड है, ये भारतीय लोगों से कनेक्टेड है। ये कौन सा उपद्वीप से लगता है? यहाँ पर देखिए, अफ्रीकन कंट्री है, और इसके पूर्व में यहाँ पर मॉरिशस बसा हुआ है। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन को एक पुट करते हैं। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ की राजधानी क्या होगी, और साथ में आप मुद्रा बताइए और प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तब तक आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है वो हम G7 यानी G8 G20 के बारे में बात करेंगे। G20 आज बहुत ही चर्चे में रहा है। यहाँ पर देखिए, एक लोगों का यहाँ पर समूह है, और कुछ लोग इसको बना रहे हैं, और यहाँ G20 का लोगो बना है, और इस तरीके से तामझाम लगाए हुए, ऐसा लगता है कोई गांव का एक समूह है, और गांव की तरह लोग पंचायत किए हुए हैं, और इस तरह समूह में छोटे छोटे लोग हैं जो एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और किससे कर रहे हैं पता नहीं। तो एक जगह से रिजल्ट आता है, यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर आता है, और वो रिजल्ट कौन बनाता है? ये कंप्यूटर होता है, एआई वाला, और वो बनाता है। इस तरीके से G20 के बारे में समझते हैं। देखिए, G20 पहले था अर्जेंटीना। ये देखिए,
G20 पूरा टोटल अगर हम देखें यहाँ पर कितने कंट्री है, पहले 7 से ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 कंट्री मतलब कितने हो गए, 7 कंट्री हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए कितने कंट्री हो गए हैं, ये 8 कंट्रियाँ। G8 में कौन सी कंट्री थी, 8। और G20 में टोटल हैं 20 कंट्री, जिसमें देखिए G20 है इंडिया, और यहाँ पर देखिए G7 में इंडिया नहीं है, जबकि रसिया को अलग कर दिया गया था उस समय। कब, 2008 में अलग कर दिया गया था, जबकि 2007 में ये कनेक्टेड नहीं था। 2008 में G8 आया और 2020 में ये आया, ये इंडिया। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बात किए कि हम भी रहेंगे, तो सब लोग आपस में समझने लगे G20 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें एनर्जी के बारे में बातचीत किया जाता है। एनर्जी कैसे क्रिएट किया जाए, या कोयला हो या फिर कोई भी उद्योग हो, या फिर हम सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, नवीनीकरण की ऊर्जा में बात करें। तो ये देखिए कुल मिलाकर एनर्जी के ही बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी अगर लो रहेगा तो हम उस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। या युद्ध के बारे में बात करें, युद्ध के बारे में अलग से ये लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर G20 वाले सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो कौन सा है, एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। कहाँ से ये लोग प्राप्त करते हैं और किस पर ये लगाएं ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो हम देखिए G20 को अच्छे से अगर एनालाइज करें तो इस तरीके से देखिए G20 समूह है, उसका मंत्रालय क्या है, मंत्रालय जो कह रहा है ऊर्जा मंत्रालय, जो भारत के विशेष तौर पर ये बातचीत किया, कोयले के ऊपर ध्यान किया कि एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप्स, यहाँ पर एक एनालिसिस रखा गया है। कोयले के ऊपर एक विश्लेषण कर रहा है कि कोयला कैसे बाहरी देश से खरीदा जाए और अपने इंडिया में हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। देखिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो CCUS पर इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील 2024 में ये शुद्ध रूप से कोयला को प्राप्त करेंगे। पहले 2023 में इंडोनेशिया था, और यहाँ पर 2023 में कौन था, भारत था, और 2024 में ये ब्राज़ील मेज़बानी करेगा। इसका ब्रांचेज यहाँ पर इस वक्त है G20 का, इसमें कौन सा है, यहाँ बेंगलुरु में ये काम चल रहा है G20 का। लेकिन दिल्ली इसका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भारत सरकार दिल्ली से ही कोऑपरेट होती है, लेकिन बेंगलुरु में इसका बातचीत चल रहा है कि यहाँ पर कोयले के ऊपर कैसे रिसर्च किया जाए, क्योंकि कोयला बेंगलुरु में ही ज़्यादा पाया जा रहा है। देखिए जो आजू बाजू में जो लाइंस हैं, या फिर आप देख सकते हैं जो हिंद महासागर से कनेक्टेड है, वो वहाँ पर कोयला ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर यूपी में, मध्य प्रदेश में, या फिर इसके आजू बाजू में जो बीच बीच में लॉपलैंड कंट्री हैं, उसमें कम चीज़ें कोयला उत्पादित करता है, जबकि आजू बाजू में यहाँ पर जहाँ पर पानी उद्योग है वहाँ पर ज़्यादा कोयला है। इसलिए वहाँ पर ये लोग गए हैं ब्राज़ील वाले। और यहाँ पर देखिए कौन है, चेन्नई में ये लोग लोकेटेड हैं। और इस तरीके से यहाँ ब्राज़ील 2024 में ये लोग फिर से अपना संस्था बनाएंगे, और साथ में ये शुद्ध रूप से कोयले को ऊपर बात करेंगे और कोयला एक दूसरे से साझा करेंगे। बंगलुरु में कार्बन अवशोषण बनाने के लिए औद्योगिक चिमनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बंगलुरु ऐसा ही एक स्टेट है जिससे चिमनियाँ को खींचेगा और वहाँ का वायु प्रदूषण को कम करेगा। ऐसे ही दिल्ली में भी है। साथ में हम देखेंगे कि दिल्ली में जो चीज़ें यहाँ पर अभी पोल्यूशन देख रहे हैं पिछले वर्षों में, वहाँ का जो यहाँ यूपी या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब जो, या फिर देखिए MP, यहाँ पर ज़्यादातर पुलाव जलाया जाता है या फिर पियरा को जलाया जाता है। तो क्या होता है कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसके वजह से ये चीज़ होती है कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा आ जाता है दिल्ली में, और वहाँ के लोग क्या होता है सांस लेने में ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। कभी क्या हो जाता है, बच्चे या बूढ़ों की मौत हो जाती है, और या फिर सामने आ रही ट्रेन या फिर कार से भी एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से चिमनियों का इस्तेमाल करके कार्बन को अवशोषण करेगा और शुद्ध रूप से कार्बन को बचाएगा। तो चलिए हिंदी के अनुप्रयोग में आते हैं। देखिए जो शब्दकोश है विपतार्थ है, हिंदी अनुप्रयोग है जो साझा करता है पार्टनरशिप को। और साथ में देखिए क्या होगा, साझा किससे करेगा, काउ एट क्या होता है, पेंगुइन एग्स। तो ये जो है काउ
और या फिर जो क्रो है किसको खा रहा है, एक पेंडुइल एग है जो एक चिड़िया होती है। कौन सी चिड़िया? कोयल का चिड़िया होती है। तो उस अंडे को ये खा रहा है। कौन सा खा रहा है? ये क्रो है। किसका क्रो है? पेंडुलम का, यानी एक चिड़िया है एक प्रकार की। अपने लोकल भाषा में ये बात कर रहा है राइटर कि ये उस अंडे को खा रहा है, इसलिए क्रो क्या कर रहा है कि वो खाता ही जा रहा है। लेकिन क्यों खा रहा है? क्योंकि वो उसको लग रहा है कि मैं ही इस अंडे को खा पाऊंगा। इस तरीके से देखिए, अब अगर हम विपदार्थ में बात करें, विपरीत के बारे में बात करें और संबंध है, ये खाए ही क्यों? मैं पूछता हूँ, अंडा दूसरे का खाया ही क्यों होगा? इसलिए ये डिसएफिलिशिएटेड है, यानी वो उससे जुड़ा ही नहीं है। अगर जुड़ा होता तो अंडा ना खाता। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है डिसएफिलिएटेड है। ठीक है, अब आते हैं प्रथापी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं। जैसे देखिए, इसका हिंदी अनुप्रयोग है कि द किंगडम वेयर ऑलवेज एंड हैप्पी ए प्रैक्टिस ऑफ गरीत कुमारी। ये देखिए, गीत कुमारी जो है वो हमेशा अनहैप्पी रही हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिस इतना कमज़ोर रहा है अपने किंगडम में, अपने राज्य में, कि वो अनहैप्पी रही हैं, हमेशा दुखी रही हैं, उनकी प्रजा हमेशा दुखी थे। तो इसका अगर विपरीत में बात करें तो वो लापरवाह थी और साथ में केयरलेस होगा। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस का क्या होगा? वो केयरलेस होगा। और देखिए, अब हम आगे चलते हैं। निदेशक में डायरेक्टर हैं शौकिया। यार देखिए, डायरेक्टर का क्या होगा? कैट इज डायरेक्टर द बॉय। जो बिल्लियाँ होती हैं वो लड़के को डायरेक्ट कर रही हैं, आप इस दिशा में जाइए, लेकिन वो बिल्ली ये नहीं बता रही है किस दिशा में जाना है। लेकिन वो लड़का उस चीज़ को समझ पा रहा है कि बिल्ली क्यों बताना चाहती है कि इस दिशा में जाना है या इस दिशा में रुकना है। तो इस तरीके से देखिए, ये डायरेक्ट कर रही है बिल्ली, तो बिल्ली को समझना होगा बिल्ली क्यों डायरेक्ट करेगी, तो रुकना होगा, कुछ देर समझना होगा बॉयज़ को। इस तरीके से देखिए, जो विपरीत में होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, क्योंकि बहुत ही शौकिया होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं और किसी नियम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो अनफॉलोअर होते हैं। तो बिल्लियाँ या फिर कबूतर या फिर आपके राहगीर लोग कभी भी आपके रास्ते में आए या फिर आपको कुछ समझाएं, तो इसका मतलब है आपको लापरवाह नहीं होना है, आपको शौकिया नहीं होना है, मेच्योर नहीं होना है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। क्योंकि विद्वान आप बनेंगे, वहीं विद्वानी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिल्ली आपका एक रोटेटर होता है, आपको ये घुमा सकता है सर्वर की तरह। आपके पास मोबाइल नहीं है, फिर भी मोबाइल की तरह वो काम करता रहेगा। टावर कट गया, क्यों कटा पता नहीं। फिर भी हम आगे चलते हैं। आवंटन पेयर, एलोकेशन पेयर देखते हैं, जो है मस्कीटो इज एलोकेशन बाय पुशिंग। देखिए, जो चीज़ें मॉस्किटो कर रहा है वो क्या करे? एलोकेट कर रहा है, आपको विजिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भनभनाहट है मच्छरों में। आपके कान के नीचे वो भनभना रहा है, इसलिए क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर भनभनाहट हो रहा है। तो मॉस्किटो भी एक तरह का सर्वर है, वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको। कान के नीचे वो भनभना रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो काटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो दर्द दे रहा है। तो देखिए, गलत आवंटन है, वो क्या कह रहा है? मिस एलोकेशन है। क्योंकि गलत आवंटन है, वहाँ पर जानकारियाँ गलत दी जा रही है कि आपको यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है। आप उस चीज़ को मान लीजिए, गलत ही नहीं है, विपरीत है, और इसे क्या करेगा? अलोकेशन का मिस एलोकेशन हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अवसंरचना क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। शाख का क्या होता है? ब्रांच होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है अवसंरचना होता है। देखिए, डॉग्स डेवलप इन स्ट्रक्चर। जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। आप देखे होंगे गर्मियों के दिन में, अगर गांव में गए होंगे घूमने टहलने, या फिर अपने शहरों में भी, वहाँ के जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डिजाइन बनाते हैं, उसमें रहते हैं, क्योंकि उसको गर्मी लगती है, कभी कभी ठंडी भी लगती है, इसलिए वो ब्रांच की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा? ब्रांच बनाएगा। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर आप रूम को देखें, रूम हूबहू ये ऐसा खड़ा रहेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा? आपका जो विपरीत करेगा। रूम तो खड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपका यहाँ पर देखिए कई इमारतें खड़ी होंगी बीच बीच में,
इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिख रहा है लेकिन इसमें ब्रांच ये डाल देगा, ऐसा ऐसा होता है, ये विपरीत का काम करेगा। इसमें जो लोग रहेंगे वो विपरीत और उसके शब्द अनुप्रयोग के बीच में बातचीत करेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, अपने साथ में वो एग्जिस्टेंस को भी महसूस कराएंगे। अब चलते हैं तार्किक संख्या में, देखते हैं। ये एक लड़का है, वो कुछ कह रहा था कि वो उधर, ये कह रहा उंगलियों से उधर कुछ हुआ था, जबकि लड़की सोच रही है कि क्या हुआ था चाय पीते हुए। ये दोनों लोग खाना खा रहे हैं, इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर चाय भी रखी है, ये भी गुब्बारा दे रहा है क्योंकि एसी इसका ऑन है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि ये लोग चाय के साथ ये लोग कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। आप तर्क वितर्क करते रहिए तार्किक संख्या में, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तर्क संख्या क्या कह रहा है कि नीलू की माँ, जो नीलू की मम्मी है या फिर नीलू की मामी, वो की बेटी का बेटा नीलू से क्या संबंध है। जो नीलू की मामी क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पर है नीलू और नीलू की मामी ऊपर गए हैं, एक वंशज ऊपर चले गए हैं। उसकी बेटी का बेटा, बेटा समझ गए, मतलब ये वंशज नीचे आ गया है। तो नीलू से क्या संबंध है, तो ये नीलू है और इसका बेटा है। देख रहे होगे वंशज ऊपर गया है, फिर ये वंशज नीचे जा रहा है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो नीलू कौन थी, नीलू एक बहन थी, ठीक है, बहन हो गई। और साथ में बेटा कौन है, याद देख लीजिए, बेटा हो सकता है भांजा हो या बेटी हो। तो देखिए कौन सी बात समझ में आ रही है। मामी के साथ नीलू की मामी कौन होगा, मामी के साथ वो रिश्ता क्या हो जाएगा, भांजा वाला रिश्ता बनने लगेगा, भांजा या बेटी की। तो इस तरीके से देखिए अगर आप भांजा के हिसाब से चलते हैं या भांजी के हिसाब से चलते हैं तो कौन सा चीज़ें सही है। नीलू क्या है, नीलू एक बहन है और वो क्या है, बेटा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें सही होंगी, ऑप्शन ए। और दीदी जो है और बेटा, देखिए बेटा क्या है, बेटा क्यों कहेंगे, बेटा अगर कहना भी चाहें तो किस हिसाब से कहेंगे, तो पहले वंशज को हटाना पड़ेगा। आप अपने अपने भाई के हिसाब से चलिए, नहीं तो अपने पिताजी के हिसाब से चलिए, तब वहाँ पर बेटा आ जाएगा। या फिर अपने काका के हिसाब से चलिए, तब भी आपका बेटा वहाँ पर मौजूद होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर दीदी और बेटा का हिसाब किताब लगा सकते हैं। लेकिन बहन और दीदी का हिसाब किताब कैसे चलेगा, यहाँ पर बहन तो ठीक है लेकिन दीदी कैसे आएगी। दीदी का कहने का मतलब अगर हम दादी के हिसाब से चले तब भी दादी आ जाएगी यहाँ पर। तो या फिर देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा और इसमें कोई नहीं सही होगा। चौथा वाला बिल्कुल नहीं है, पहला वाला ही करेक्ट है, इसलिए इसको हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से गलत आवंटन कौन है, निम्न में से इनमें कौन सा गलत होगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा। देखिए अब जो चीज़ें हैं वो क्या है, 8 में से कौन चीज़ें हैं, 8 में से कितना है, और 13 में से कितना है, 21, 21 में से कितना है, 32, 32 47 और 63, ये है 83। देखिए 13 और 8 में से घटाएं कितना आएगा, तो समझ जाइए 13 और 2 कितना हो जाएगा, 13 2 10, 10 3, यानी यहाँ पर आएगा कितना, 5 आएगा। और यहाँ पर देखिए 13 और 21, 13 और 21 कितना हो, 7 और 1 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। और यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 11 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 है और साथ में 1 आ जाए 15। और यहाँ पर देखिए 3 है और उसके बाद 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना है, 2 है, 26 हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी हम समझ सकते हैं। अब देखिए नया चीज़ इसमें क्या डिज़ाइन हो रही है, देखिए यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, 15 में से 3, इस तरह का 3 3 का जोड़ हो रहा है। तो 26 यहाँ पर था, 26 हम इसको आगे बढ़ा देंगे और 26 जोड़ देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस और यहाँ पर देखिए 6 3 9 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए कौन सा सही होगा। इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि 83 जरूर होगा, क्योंकि हम 3 को हम समझ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन तो थोड़ा मिसिंग है, फिर भी हम इसको आगे बढ़ा देंगे। इसमें क्या कह रहा था, गलत आवंटन है,
गलत आवंटन है, अच्छा गलत आवंटन मतलब गलत चीज़ें मौजूद हैं, तभी हम मैं समझ रहा था ये 47 ही गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 का यहाँ पर मतभेद था, वो उस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पर देखिए 5 था और यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 13 था, यहाँ 11 था, यहाँ पर 13 था। तो देखिए तो यहाँ पर 11 और 13 में देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, अगर घटाइएगा जोड़िएगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिसिंग था, गलत आवंटन। ऐसे ही एसएससी वाले भी पूछते हैं, हम इसके लिए बेहद दुख हैं, क्योंकि आवंटन करते समय हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हम यहाँ पर मिसिंग कर दिए, थोड़ा सा मिसिंग था, इसलिए ये 47 वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर मिसिंग है यानी गलत है। इस तरीके से 47 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं आगे, देखिए क्या करता है। एक स्टार बोर्ड हेल्प सेंटर खोला है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और टेलीग्राम, साथ में टेलीग्राम का भी आपको लिंक नहीं दिया गया है, फिर भी आप स्टार बोर्ड 05 को आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेलीग्राम, और इस हिसाब से चलते रहिए, खोजते रहिए। यहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप अपने एक रफ कॉपी में बनाइए, अपने जिस हिसाब से मैं अगर कहता हूँ इम्पोर्टेंट है उसको लिखते जाइए और उस चीज़ को गहनपूर्वक समझते जाइए, और जो इम्पोर्टेंस लग रहा है आप अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही बताता हूँ जो कि चीज़ें मौजूद नहीं होती पीडीएफ में, फिर भी वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है आप उस चीज़ को पॉज करके वीडियो को उसको लिखिए और ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते रहिए। अब आते हैं ग्रीन प्लेनेट पे, देखते हैं चिड़ियों का चहचहाना बिल्कुल ठीक हो गया है और सूरज का रोशनी थोड़ा सा धीम है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कुछ यहाँ पर कीड़े मकोड़े आ गए हैं, फालतू की चीज़ें। फालतू मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग इसी की वजह से, हम लोगों की वजह से या फिर मैं उनकी वजह से भी हूँ, और इसलिए भी उनका मौजूदगी होना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। उन पर अगर हम ध्यान दें आज के सर्दियों पर, आज के डेट पर, तो खिड़कियाँ खोल के रखें सुबह में और शाम को बंद करके रखें, क्योंकि विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कीड़े मकोड़े घर में नहीं होंगे। यूट्यूब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जबकि इंस्टाग्राम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। तब तक ग्रीन प्लेनेट पर इतना चीज़ें हुआ है, आगे चल कर के हम और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे और हमारा आप साथ देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।